गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो हूबहू ऑनलाइन चर्चा जो की जा रही है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जूम के मेरे साथी और यूट्यूब के मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के 7वें सत्र पर। आप ये भी जानते हैं कि 4 नवंबर 1948 को यह सत्र प्रारंभ हुआ और यह सत्र 8 जनवरी 1949 तक चला। 2 महीने से अधिक अवधि के लिए यह सत्र चला था, लेकिन इसकी जो बैठकें हैं वो 36 दिन तक हुई। 36 बैठकें हुई थी और हम एक एक करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज है 8 दिसंबर 2023। 8 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। बात शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, कल मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को पढ़कर आइएगा। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो बातें लिखी हुई है आज के दिन, वो मूल रूप में किस तरह से थी, किस सदस्य ने उसके ऊपर क्या संशोधन का प्रस्ताव रखा, उन सारे विषय पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 आप जानते हैं, अनुच्छेद 29 और 30 एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और उसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन नाम तो इसका ये है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे मुख्यतया ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित है, माइनॉरिटीज से संबंधित है। ये मौलिक अधिकार आप अच्छी तरह से जानते हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो आज जिस रूप में है उसका पृष्ठभूमि क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बात की शुरुआत में ही मैं आपको बहुत ढंग से स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेरे जो YouTube के जो साथी है, बिल्कुल नमस्ते मैंने बोल दिया है आपको, गुड मॉर्निंग भी कर लिया, बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद तो क्या, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात को ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे साथी बहुत ध्यान से सुनिए, अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं होते, अल्पसंख्यक धर्म और भाषा दोनों के आधार पर होते हैं। यूट्यूब और जूम वाले बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर भी होते हैं, अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर भी होते हैं। ये बात आज आपको मालूम पड़ जाएगी। अगर आप आज चर्चा में बहुत ढंग से एक्टिवली जुड़ेंगे तो बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएगी। तो बात शुरू कर ले। अनुच्छेद 29 आज का पढ़ रखा है ना, सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ऐसा अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है। तो भाषा, लिपि या संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति किस प्रकार से वहां चर्चा हुई थी उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं, आज की चर्चा में भाषा का विषय केंद्रीय बिंदु है। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य क्या क्या कह रहे थे उस विषय पर बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो मातृभाषा, मातृभाषा क्या है उस पर आपको चर्चा देखने को मिलेगी। हमारी राष्ट्रभाषा के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत चर्चा आप आज देख सकते हैं। तो मेरे मित्र जो रजह में बैठे हैं, जब रजह से बाहर निकल जाइए थोड़ा सा और आराम से संविधान सभा की इस चर्चा को देखिएगा। हम भी रोजाना तैयार होकर आते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, पहले 70-80 पेज पढ़ते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं मस्तिष्क में, फिर लगभग 6:45 बजे के करीब वहां से घर से रवाना होकर आप लोगों के बीच में आते हैं। संविधान सभा की चर्चा बड़ी जबरदस्त है। स्टार्ट करते हैं आज क्या क्या हुआ उस विषय पर। और राजस्थान के लोगों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण बात है, उस दिन वहां पर बुधवार है, डेट है 8 दिसंबर 1948। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट है ये। और 2 एजेंडा है आज के एजेंडा में। एक, प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर, यानी आज संविधान सभा में कोई नया मेंबर आएगा। आज पहली बार संविधान सभा में कोई नया मेंबर आएगा, वो प्रतिज्ञा ग्रहण करेगा। इसके अलावा आज संविधान के मसौदे पे जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को भी हमको आगे बढ़ाना है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि संविधान सभा में कौन नया मेंबर आ रहा है। और मैंने पहले से कहा कि राजस्थान के लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखें कि आज संविधान सभा में नया मेंबर कौन आ रहा है। अरे क्या हुआ भाई, पेज कैसे कट गया ये?
एक पेज कट गया, कोई बात नहीं, मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक है भाई। ये पेज खा जाते हैं यार, क्या करें, हमारी टीम बड़ी खतरनाक है, रोजाना कोई ना कोई एक आध पेज तो खाई जाती है, और एक पेज खा जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ यस, मैंने तो खोल दिया। आज संविधान सभा में 2 नए मेंबर आ रहे हैं। एक का नाम है माणिक्य लाल वर्मा, संयुक्त राज्य राजस्थान से हैं माणिक्य लाल वर्मा। इसका मतलब हुआ कि संविधान सभा में पहली बार माणिक्य लाल वर्मा 8 दिसंबर 1948 को आ रहे हैं। और संविधान सभा में दूसरे मेंबर जो आ रहे हैं गोकुल लाल असावा, ये भी संयुक्त राज्य राजस्थान से हैं। मेरे मित्रों ने मुझसे पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा होगा कि सर राजस्थान से संविधान सभा में मेंबर्स कितने थे, बड़ा कंफ्यूजन करता है। तो आप ये सारी बैठकों में भाग ले लीजिए, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि कब कब कौन मेंबर बना। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में राजस्थान से किसने भाग लिया। अरे भाई, राजस्थान से किसी ने भाग ही नहीं लिया था उस समय, क्योंकि उस समय रियासतों के बारे में तय नहीं हो पाया था कि कौन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माणिक्य लाल वर्मा और गोकुल लाल असावा संविधान सभा में मेंबर बनकर आ रहे हैं, उनको प्रतिज्ञा ग्रहण करवाई जा रही है और वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले से बता दिया। फिर इसके बाद में बात स्टार्ट होती है। उपाध्यक्ष महोदय एच.सी. मुखर्जी साहब पुकारते हैं नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का, और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब खुद संशोधन रख रहे हैं, यूट्यूब के साथ ही और जूम के साथ ही। बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, मैंने पहले भी आपको कई बार यह कहा है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब खुद भी कई बार संशोधन के लिए प्रस्ताव लेकर आते थे। वो क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं आपको बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी मुझे मालूम नहीं है। अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अगर ढंग से देखा है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आज का अनुच्छेद 29 क्या कहता है, सभी नागरिकों को भाषा, लिपि या संस्कृति का अधिकार होगा। मैं ये अनुच्छेद जो है आपको पढ़कर सुना देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो कहना चाहते हैं ना, वो बात तो तब ही क्लियर होगी जब आपको मालूम हो कि आज के दिन संविधान क्या कहता है। जरा देखिएगा 29, आज का जो अनुच्छेद 29 है वो पढ़ के सुना रहा हूं। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भाषा, लिपि एंड संस्कृति नहीं है, भाषा, लिपि और संस्कृति, और इंग्लिश वाला, और इसका मतलब या होता है। इनिशियल स्टेज में क्या था, डॉक्टर अंबेडकर क्या लेकर आ रहे हैं, वही मैं बताना चाहता हूं। और मेरे यूट्यूब और जूम के साथी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार है, ये सबको पता है। अभी तक यहां से प्रश्न बना नहीं है कि अनुच्छेद 29 में कौन से अधिकार को सुनिश्चित किया गया। इससे तो आगे और प्रश्न बनेगा, भाषा, लिपि और संस्कृति का सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ भाषा, लिपि या संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति लिखा हुआ नहीं है, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा भी प्रश्न बनेगा, अनुच्छेद 29 में कौन से अधिकार सुनिश्चित किए गए। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 भाषा और लिपि, नंबर 3 भाषा, लिपि और संस्कृति, नंबर 4 भाषा, लिपि या संस्कृति। तो वीरेंद्र भाई आंसर क्या होगा, भाषा, लिपि या संस्कृति। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये सब जो शब्द जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आज के संविधान में क्या लिखा हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उस दिन क्या प्रस्ताव लेकर आए। तो संतोष, दीपक जी, नीतीश कुमार जी, कार्तिक भाई, विवान, सभी को ये मेरी बात समझ में आ गई। ये यूट्यूब के मेरे जो साथी हैं उनके नाम मैंने पुकारे हैं, दर 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 खूब सारे नाम आ रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, क्या हो रहा है, किस प्रकार से चर्चा आगे बढ़ेगी जरा देख लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर यहां पर एक संशोधन लेकर आएंगे और डॉक्टर अंबेडकर कहेंगे कि ये जो अनुच्छेद है इसमें भाषा और लिपि जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप ये लिखिए स्क्रिप्ट और कल्चर, लिपि अथवा संस्कृति लिख दीजिए। यानी इनिशियल स्टेज में लिपि यानी स्क्रिप्ट, संस्कृति यानी कल्चर, स्क्रिप्ट एंड कल्चर लिखा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा स्क्रिप्ट और कल्चर यानी लिपि या संस्कृति। यह शब्दावली जो है डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से जोड़ी गई थी, उन्होंने प्रस्ताव रखा था। फिर वो कह रहे हैं केवल इस परिवर्तन का सुझाव रखा गया है कि और शब्द के स्थान पर अथवा रख दिया जाए। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं
इस संशोधन पर एक संशोधन है जो नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, ये मेरे मित्र राहुल भाई कह रहे हैं कि सर ये भी शाब्दिक संशोधन है। बिल्कुल आपने सही बात कही, ठीक बात कही। लेकिन शाब्दिक संशोधन जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखते थे तो उनको रखने का अधिकार कई बार उपाध्यक्ष महोदय दे देते थे। ये भी मैं बताना चाहता हूं। तो कई बार उपाध्यक्ष महोदय को कहा गया कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को तो इस बात की छूट दे देते हैं कि वो शाब्दिक संशोधन रखे और हमको छूट नहीं देते, तो उपाध्यक्ष महोदय नाराज हो जाते। वो कहते आप मेरी पावर को चैलेंज मत कीजिए। ये सब बातें मैंने आप लोगों को बताई है। खैर, नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं उपस्थित करता हूं, वो भी अपना एक संशोधन रख रहे हैं। क्या संशोधन रख रहे हैं? वो कह रहे हैं रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यह शब्द रखा जाए भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी शब्दों के स्थान पर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के निवासी शब्द रख दिए जाए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ऐसा कह रहे हैं। फिर इसके बाद में नाम पुकारा जाता है एच.वी. कामत साहब का कि भाई आप आइए। एच.वी. कामत साहब का नाम जैसे पुकारा जाता है वो क्या कहता है जरा सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने मुझसे पहले ही बाजी मार ली, इसलिए मैं संशोधन संख्या 679 को उपस्थित नहीं करता। वो कह रहा है कि मैं जो अपना संशोधन रखना चाहता हूं, मेरे से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने उसी प्रकार का संशोधन रख दिया, मेरे से पहले बाजी मार ली उन्होंने, इसलिए अब मैं संशोधन नहीं रखना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई अब संशोधन संख्या 680 उपस्थित करें, तो वो मोहम्मद इस्माइल साहब के नाम है। वो कि हाँ मैं उपस्थित करना चाहता हूं। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम आता है। वो कह रहा है कि मेरा जो संशोधन है उसका पहला भाग डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन में ऑलरेडी आ गया है, इसलिए मैं उसको नहीं रखूंगा, लेकिन मैं दूसरा भाग को उपस्थित करना चाहता हूं। दूसरा भाग क्या है जरा सुनिएगा। प्रोफेसर के.टी. शाह एक शब्द जुड़वाना चाहते हैं इस अनुच्छेद में, जो आजकल अनुच्छेद 29 के नाम से जाना जाता है, उस अनुच्छेद में एक शब्द जुड़वाना चाहते हैं। संदीप भाई, भाषा, लिपि अथवा संस्कृति, ये ध्यान रखना, ये जो अथवा जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, एंड नहीं है, और है इंग्लिश वाला। बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा आपने। अब प्रोफेसर के.टी. शाह क्या शब्द जुड़वाना चाहते हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि कंजर्व करेंगे, इसके बाद में आप शब्द लिख दीजिए डेवलप, यानी भाषा, लिपि या संस्कृति को कंजर्व यानी संरक्षण करने का अधिकार होगा और उससे समुन्नत करना यानी डेवलप करने का भी अधिकार होगा, यह शब्द जोड़ दीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो कह रहा है कि मेरे ये शब्द जोड़ देने के बाद से अनुच्छेद किस प्रकार का बन जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसके संरक्षण और समुन्नत करने का अधिकार होगा, यानी डेवलप शब्द जोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जरा सुनिएगा। श्रीमान, मैं मनुष्यों की संस्कृति तथा मनुष्य के किसी वर्ग की संस्कृति को गति शून्य नहीं मानता, किंतु उसे गतिशील और उन्नतिशील समझता हूं। इसलिए मेरे विचार से किसी अवसर पर उसके संरक्षण से अधिक उसकी समुन्नति का महत्व है। इसके अतिरिक्त किसी देश अथवा संप्रदाय की संस्कृति उसकी लिपि अथवा भाषा से कहीं अधिक विस्तृत और गहन होती है, मैं उसे बताऊंगा। इसी कारण मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। वो कह रहे हैं कि संस्कृति को समुन्नत यानी डेवलप करने का भी अधिकार होगा, यह शब्दावली जोड़ दीजिए। वो कह रहा है कि भाषा और लिपि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है संस्कृति, इसलिए संस्कृति को समुन्नत करने का अधिकार जैसी शब्दावली जोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि देश के लोगों की विभिन्न वर्गों की भाषाओं के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि कुछ वर्षों में, विशेषता पिछले 2 या 3 पीढ़ियों में, वे इतनी समुन्नत और परिमार्जित हो गई है कि मेरे विचार से उनमें से कई भाषाएं किसी भी श्रेणी की शिक्षा के माध्यम हो सकती है, यहां तक कि विश्वविद्यालय में भी उनके द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, किंतु उन्हें और भी समुन्नत बनाया जा सकता है। उनका अधिक अध्ययन करने के लिए और उन्हें अधिक समुन्नत तथा विस्तृत बनाया जाना चाहिए, ताकि वे अभिव्यक्ति और परस्पर व्यवहार और शिक्षा के लिए आज से कहीं अधिक प्रभावशाली माध्यम बने। वो भाषा और लिपि के बारे में कह रहे। फिर संस्कृति के बारे में क्या कह रहे, जरा सुनिएगा। संस्कृति के संदर्भ में मेरा यह विचार है कि वह किसी विशेष प्रदेश, भाषा अथवा लिपि की समस्या नहीं है, वह एक वृहत सागर है जिसके गर्भ में किसी संप्रदाय की भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी निधियां स्थित रहती है। चाहे हम कला कौशल पर दृष्टिपात करें अथवा ज्ञान, विज्ञान, धर्म और दर्शन पर, संस्कृति में यह सब सन्निहित है और इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ सन्निहित है। इस प्रकार वह प्रगतिशील है, इसलिए वो कह रहे हैं कि संस्कृति को समुन्नत करने, डेवलप करने जैसी शब्दावली इस अनुच्छेद में जोड़ दी जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब हम संशोधन संख्या 682 को लेते हैं,
जो सेठ गोविंदास के नाम से है, परंतु मेरे विचार से इसे स्थगित किया जाना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सेठ गोविंदास जी के नाम से एक संशोधन है और उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि उस संशोधन को रखने की हम परमिशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो आगे क्या कह रहा है जरा सुनिए। क्योंकि वह संशोधन राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि से संबंधित है। सेठ गोविंदास जी जो भी संशोधन रखना चाहते हैं वो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय लिपि से संबंधित है, इसलिए अभी हम इसको स्थगित करते हैं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। इसके बाद में अलगू राय शास्त्री जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? श्रीमान, मेरा संशोधन अनुच्छेद 24 के संपत्ति संबंधी खंड के बारे में मैं उसे समय आने पर उपस्थित करूंगा। अभी गलती से यहां पर आ गया है, इसलिए मैं यहां उपस्थित नहीं कर रहा हूं। यह बात मैंने जानबूझकर बताई है। यानी संविधान सभा में जो संशोधन रखने का जो नंबर आया अलगू राय शास्त्री जी का, वो कह रहे हैं कि मेरे जो संशोधन है वो अभी इस विषय से संबंधित नहीं है, या पता नहीं गलती से छप गया है, इसलिए मैं इस संशोधन अभी पेश नहीं करूंगा। मेरा जब मौका आएगा इस विषय से संबंधित तब मैं अपना संशोधन पेश करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं किसका? अनंत श्यामनम अयंगर साहब का, जो कि मद्रास से हैं। और अनंत श्यामनम अयंगर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता रखी है। संविधान सभा के बहुत एक्टिव सदस्यों में से एक थे। 25-30 मेंबर ही तो है जो हर दिन कोई ना कोई बात संविधान सभा में रखते हैं। हमको कम से कम संविधान सभा में जब इतनी सारी चर्चा हम लोग हूबहू चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग 250 दिन आप लोगों से मिलने वाले हैं इसी विषय को लेकर, तो कम से कम हम 80 से 100 संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनके नाम तो याद रखें। 80 से 100 नाम तो अपने को याद रहने भी चाहिए। खैर, अनंत श्यामनम अयंगर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी भी अल्पसंख्यक शब्द के स्थान पर नो सिटीजन और माइनॉरिटी, किसी भी नागरिक अथवा अल्पसंख्यक शब्द रख दिए जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय ठाकुरदास भार्गव का नाम बोल रहे हैं। ठाकुरदास भार्गव क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं कि परंतु श्रीमान संशोधन संख्या 687 पे मेरा संशोधन है जिसकी संख्या 26 है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं जी हाँ, मैंने गलती की है। इन संशोधनों पर कुछ संशोधन है जिन्हें मैं एक एक करके उठाऊंगा। फिलहाल टीटी कृष्णमाचारी जी और पंडित ठाकुरदास के नाम से है। श्री भार्गव, क्या आप उसे उपस्थित कर रहे हैं? उनका नाम पुकारा जाता है। तो ठाकुरदास भार्गव अपना संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब, ये जो आप अनुच्छेद जोड़ने जा रहे हो, इस अनुच्छेद में जो आपने धारा 2 जो रखी है, उस धारा की जगह पर मैं जो कह रहा हूं वो रख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी नागरिक का राज्य द्वारा स्थापित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश केवल धर्म, प्रजाति, जाति और भाषा के कारणों से अथवा इनमें से किसी कारण से वर्जित नहीं किया जाएगा। ये बात आप जानते हैं आज के दिन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? मैंने आपको कहा था अनुच्छेद 29 और 30 बहुत ढंग से पढ़कर आए। ये बात आज के दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में ही लिखी हुई, धारा 2 में लिखी हुई है। पढ़कर सुना देता हूं मैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। वो भी क्या कह रहे हैं? प्रवेश केवल धर्म, प्रजाति, जाति और भाषा के कारण या इनमें से किसी कारण से वर्जित नहीं किया जाएगा। यानी ठाकुरदास भार्गव ने जो संशोधन रखा वो संशोधन स्वीकार किया जाएगा। और आज भारत के संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो ठाकुरदास भार्गव के सुझाव पर रखा गया, उनके प्रस्ताव पर रखा गया। आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर वो एक बात आगे और कह रहे हैं कि श्रीमान, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग शब्द रखने से अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग में अंतर किया गया। परंतु आप देखेंगे कि इस अध्याय का शीर्षक है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का इस खंड में उल्लेख नहीं होना चाहिए। बड़ी गजब की बात है दोस्तों। आप जानते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार है, 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। आप ये भी जानते हैं कि ये जो अधिकार है ये बेसिकली अल्पसंख्यकों से संबंधित है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस अधिकार का हेडिंग जो दे रखा है वो दे रखा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां अल्पसंख्यकों का अधिकार जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है। लेकिन अगर आप भारत का संविधान देखेंगे ढंग से, अनुच्छेद 29 और 30 को ढंग से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें लिखा हुआ है शिक्षा
और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, लेकिन साइड में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी भले ही इसके हेडिंग में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन साइड में लिखा हुआ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं ठाकुरदास भार्गव साहब। वो कह रहे हैं कि जब हमारा ये जो अधिकार है उसका हेडिंग सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, तो फिर आप अल्पसंख्यकों से संबंधित बातें इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का इस खंड में उल्लेख नहीं होना चाहिए। यदि हम खंड 2 को पढ़ें तो यह ज्ञात हो जाएगा कि इस खंड में अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ निश्चित अधिकार दिए गए। ठाकुरदास भार्गव बड़ी बेसिक बात उठाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब इसका हेडिंग सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, तो फिर आप अल्पसंख्यकों की बातें इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? ये बात इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, इस प्रकार से वो बात कहना चाहते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? परंतु राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से इस संदर्भ में किसी भी बहुसंख्यक वर्ग के प्रति विभेद ना बरता जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ बातों के संदर्भ में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि अल्पसंख्यकों के कुछ विशेष अधिकार है और वे अधिकार उनको दिए जाते हैं। इस प्रकार से बातें ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षा संबंधी बातों के बारे में मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय दृष्टि से किसी भी विभेद का, चाहे उससे अल्पसंख्यकों को लाभ होता है अथवा बहुसंख्यकों को लाभ होता है, उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए इस संशोधन का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को समान स्तर पर लाया जाए। इस प्रकार की बात कह रहे हैं ठाकुरदास भार्गव साहब। तो बड़ी गजब की बातें आपको दिखाई दे रही है। फिर उपाध्यक्ष महोदय ठाकुरदास भार्गव की बात खत्म होने के बाद अगला संशोधन पेश करने के बारे में कहते हैं, वो भी ठाकुरदास भार्गव के नाम है। वो कहते हैं कि अब मैं ये संशोधन नहीं रखना चाहता हूं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो माननीय सदस्य महोदय संशोधन संख्या 27 और 28 को उपस्थित नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं मान लेता हूं। इसके बाद में आता है मौलाना हसरत मोहानी जी। मौलाना हसरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। माननीय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संशोधन पर मेरा एक संशोधन था। देखिए, संविधान सभा में कभी कभी थोड़ी सी मजाक भी दिखाई देती है। मौलाना हसरत मोहानी जी, आप देखेंगे अभी कह रहे हैं कि मेरा संशोधन का नाम आपने बोला। अब मेरा संशोधन जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संशोधन पर था। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर अब खुद ही उस संशोधन को नहीं रख रहे, तो अब मेरे संशोधन का क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, माननीय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संशोधन पर मेरा एक संशोधन था। मेरा यह विचार था कि वे अवश्य ही उसे उपस्थित करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप उनको तो परमिशन दोगे ही दोगे। अब वो ही नहीं रख रहे हैं संशोधन, तो मेरा क्या होगा? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो अवश्य ही अपना संशोधन पेश करेंगे, परंतु चूंकि उन्होंने उसे वापस ले लिया, तो अब मैं कहां जाऊं? जब डॉक्टर अंबेडकर ने ही अपना संशोधन वापस ले लिया, तो अब मैं कहां जाऊं? पता है उपाध्यक्ष महोदय क्या कहेंगे? आप अपनी सीट पर जाओ। क्या कहेंगे कि आप अपनी सीट पर जाओ। देखिए जरा, उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप केवल अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। राजनीतिक जीवन में ऐसी बातें कभी कभी हुआ करती है। तो अक्सर हम भी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती है। तो इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में ऐसी बातें होती है, इसलिए अब तो आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। हसरत मोहानी जी को ऐसा कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। फिर अगले संशोधन का नाम पुकारा जाता है कि बीच में ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं कि साहब संशोधन संख्या 690 का क्या हुआ? तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा उसे बाद में उठाया जाएगा, क्योंकि इसका आशय समान है, इसलिए इन पर एक साथ विचार होगा। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि इसके ऊपर वोटिंग ली जाए या नहीं ली जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में वो 692 संशोधन संख्या जो है उसको पेश करने की परमिशन नहीं देते हैं। फिर ठाकुरदास भार्गव अपना नया संशोधन लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो शब्द है, इसमें अनुच्छेद में जो कम्युनिटी जो शब्द लिखी हुई है, वो शब्द यहां से हटा दिया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। और उसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं कि भी कम्युनिटी शब्द क्यों हटाया जाना चाहिए। फिर उपाध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 695 के बारे में कह रहे हैं कि यह शाब्दिक परिवर्तन के संदर्भ में, इसलिए मैं उसे रखने की परमिशन नहीं देता हूं। तो शाब्दिक परिवर्तन वाला संशोधन रखने की परमिशन उपाध्यक्ष महोदय ने नहीं दी, आप ऐसा देख सकते हैं। इसके बाद में आ रहे हैं सेठ दामोदर स्वरूप सेठ।
दामोदर स्वरूप सेठ जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद के खंड 3 के उपखंड क के स्थान पर निम्न शब्द जोड़ दिए जाए। कौन से शब्द जोड़ दिए जाए, कौन सी बात जोड़ दी जाए, जरा देखिएगा। एक भाषा भाषी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा तथा साहित्य की उन्नति तथा अध्ययन करने के लिए तथा अपनी भाषाओं के माध्यम द्वारा अपने बच्चों को प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्तरों पर सामान्य शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। इस प्रकार का प्रावधान करने का प्रस्ताव दामोदर स्वरूप सेठ जी द्वारा रखा जा रहा है। इसके बाद में आते हैं प्रोफेसर केटी शाह। वो क्या लेकर आए हैं वो देखिएगा। वो कह रहे हैं नहीं, इसकी जगह पर निम्न बात जोड़ दी जाए। कौन सी बात जोड़ दी जाए, वो बोल रहे हैं इस प्रकार की संस्थाओं के व्यय के किसी भाग को सार्वजनिक कोष वहन नहीं करेगा और न उससे वह पूरा ही किया जाएगा, और यह भी किसी प्रकार की कोई संस्था और उसमें दी जाने वाली शिक्षा तथा प्रशिक्षा को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में निर्धारित शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा के आदर्शों और शिक्षा तथा प्रशिक्षा की प्रणाली, सामग्री तथा अन्य प्रतिबंधों के अनुरूप नहीं है। वाह, वो कह रहे हैं कि भाई जो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शिक्षण संस्थानें होगी उनको बहुत सारे अधिकार होंगे, लेकिन उनको जब तक सहायता नहीं दी जाएगी, जब तक कि वो राष्ट्रीय शिक्षा के जो मापदंड है उनके अनुरूप नहीं होंगे, तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की बातें वो जोड़ना चाहते हैं। फिर आते हैं जेड.एच. लारी साहब। जेड.एच. लारी साहब जो कि संयुक्त प्रांत से है, मुस्लिम है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इस अनुच्छेद के खंड 3 के बाद नया खंड जोड़ा जाए। कौन सा खंड, भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी विशेष भाषा और लिपि हो, अपने बच्चों को उस भाषा और लिपि के माध्यम द्वारा प्राथमिक शिक्षा दिलाने का अधिकार होगा। जिनकी विशेष भाषा और लिपि है उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी भाषा में और उनकी लिपि में दिलाई जाएगी, इसका उन्हें अधिकार होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं मिस्टर करीमुद्दीन ने इस संशोधन पर एक संशोधन की सूचना दी है, उसके उपस्थित होने पर मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। वह संशोधन इस संदर्भ में है कि ये शब्द अर्थात यदि इस प्रकार के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में हो तो जोड़ दिया जाए। इस संदर्भ में पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या समाज के अथवा किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा के माध्यम द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यह बहुत ही सार्थक प्रश्न है और मैं इसका उत्तर दूंगा। प्राथमिक शिक्षा कौन सी भाषा में दी जाए और अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कौन सी भाषा में दी जाए, मातृभाषा का उनके लिए क्या महत्व है, इस विषय पर अब हम चर्चा में एंट्री करने जा रहे हैं। क्या बात है, ये कि मोबाइल से 2 लोग भी जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक मोबाइल से 2 लोग भी जुड़ जाते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। यानी हमारा मैसेज जा रहा है, भले संख्या यहां कम दिखाई दे रही पर एक मोबाइल से 2 लोग जुड़कर उस संख्या को बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर लारी साहब कुछ अलग अलग समय के प्रस्तावों का उल्लेख कर रहे हैं कि किस समय क्या क्या प्रकाशित हुआ था, उसकी बात वो कर रहे हैं। और इवन कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया उसके भी बारे में बात कर रहे हैं। इवन शिक्षा मंत्री उस समय जो थे कौन थे, अरे उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे बताओ जरा। हम 8 दिसंबर 1948 की बात कर रहे हैं, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के, बताइए बताइए। अरे वाह क्या बात है चेतन भाई, मौलाना आजाद, क्या एक झटके में जवाब दिया भाई, मान गए, बहुत अच्छा लगा। वीरेंद्र जी ने भी दिया मौलाना आजाद, विराट भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन भाई बहनों ने जवाब दिया उन सबका बहुत बहुत आभार कि बिल्कुल वो एक्टिवली जुड़े हुए हैं। तो मौलाना आजाद का भी उल्लेख आ रहा है। वो कह रहे हैं लारी साहब, इस अवसर पर मैं सभा का ध्यान शिक्षा मंत्री माननीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के उस उत्तर की ओर दिलाऊंगा जो उन्होंने अधिराज्य की संसद के पिछले सितंबर के सत्र में दिया था। जैसे वो ऐसा कह रहे हैं तो इसी बीच में के संतानम साहब क्या कह रहे हैं, क्या मैं माननीय सदस्य महोदय को यह बता दूं कि उनके संशोधन का आशय यह है कि प्रत्येक बच्चों को तुरंत ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिना उस अधिकार के यह अधिकार नहीं मांगा जा सकता। इसलिए हमने निदेशक सिद्धांत में यह निर्धारित किया है कि, ऐसा बोल ही रहे कि बीच में लारी साहब वापस बोलते हैं,
वह एक दूसरा प्रश्न है, मैं उसे बाद में उठाऊंगा। मैं इस अवसर पर सभा का ध्यान शिक्षा मंत्री के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो उन्होंने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दिया। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे, मेरा यह सुझाव है कि मिस्टर लारी श्री संथानम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। अब उपाध्यक्ष महोदय लारी जी को कह रहे हैं कि संथानम साहब जो कह रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में लारी साहब अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, मैं उसको ध्यान में रखूंगा, परंतु प्रश्न उत्तर यह था कि श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव को उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि प्राथमिक पाठशालाओं में अर्थात मौलिक शिक्षा की नीचे की श्रेणी में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा का माध्यम होगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ऐसा कलाम साहब ने भी कहा। ये वो कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह अधिकार इतना आधारभूत है कि इसे इस अध्याय में स्थान दिया जाए, ऐसा वो प्रश्न कह रहे हैं। फिर वो अलग अलग समय में कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए, किसने क्या बोला, और फिर वो ये भी लारी साहब ये भी कह रहे हैं किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं, और प्राथमिक शिक्षा जो दी जा रही है उसमें बच्चों ने किस किस संख्या में कौन कौन सी भाषा को अडॉप्ट किया, उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं। फिर लारी साहब इतने दुखी हो जाएंगे कि लारी साहब अपने बच्चे का एग्जाम्पल भी देंगे। उन्होंने कहा मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां के प्रिंसिपल ने उसको कह दिया कि तुम्हें सारे आंसर जो है हिंदी में देने होंगे। लारी साहब कह रहे हैं कि मेरा बच्चा हिंदी नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदी में कैसे आंसर देगा, इसका भी वो एग्जाम्पल लारी साहब देते हुए आपको दिखाई देंगे। जरा देखिएगा, पिछले मई में एकाएक एक पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया जिसको पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उर्दू बिल्कुल मिटा दी गई है। मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि मेरा भय निराधार है, परंतु जब जुलाई 1948 में स्कूल खुले तो मुझे पता चला कि मैंने उस पाठ्यक्रम का आशय ठीक ही समझा था। मेरा 6 वर्ष का बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा आज मेरे मास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं सब जोड़ हिंदी में करूं और सिर्फ हिंदी में ही करूं। उससे यह भी कहा गया कि वह उर्दू की किताबें ना लाएं। मुझे आश्चर्य हुआ, पूछताछ करने पर यह पता चला कि सभी स्कूलों में यही दशा है। मैंने सभी संबंधित व्यक्तियों को पत्र लिखे और मुझे फिर यह आश्वासन दिया गया कि इस आशय की एक सरकारी आज्ञा दी जा रही है कि जहां कहीं विद्यार्थी उर्दू में शिक्षा पाने की मांग करें उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इसके पश्चात मैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल को यह लिखा कि वे उर्दू पढ़ाने का प्रबंध करें। मुझे यह उत्तर मिला कि यह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रबंध किया ही नहीं जा सकता। अंत में जब मैंने उस पत्र को शिक्षा मंत्री के पास भेजा तो अक्टूबर में यह उत्तर दिया गया कि इस प्रकार का प्रबंध उसी दशा में किया जा सकता है जब विद्यार्थियों के अधिकांश संरक्षकों की यह इच्छा हो कि शिक्षा उर्दू में दी जाए। लारी साहब अपना व्यक्तिगत संस्मरण, अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है उसको सुनाते हुए कह रहे हैं कि उर्दू में शिक्षा न दी जा रही है, ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और कॉलेजों में क्या स्थिति है और स्कूल में उनके बच्चे के साथ जो कि 6 वर्ष का है उसके साथ क्या हुआ वो भी बता रहे हैं। लारी साहब ने ये बात रखी, तो आप देख सकते हैं लारी साहब की इस बात का किस तरह से रखा गया। और लारी साहब का ये उद्बोधन बड़ा भारी उद्बोधन है। फिर लारी साहब एक बात याद भी दिला रहा है कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो है वो हमने पहले से ही पारित कर दिए और वहां पर भी लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व उनका होगा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, ऐसा वहां पर लिखा हुआ। तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जब उनकी बच्चों की खुद की भाषा में नहीं दी जाएगी तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसा लारी साहब कह रहे हैं। तो आप संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचारों को देख सकते हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय नया नाम पुकारते हैं, नाम है काजी सैयद करीमुद्दीन जी। इनका नाम पुकारा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप अपना संशोधन रखिए। तो वो संशोधन क्या रख रहे हैं जरा देखिएगा। वो संशोधन जो रख रहे हैं वो निम्न शब्दावली जोड़ना चाहते हैं। इन केस ऑफ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स बीइंग अवेलेबल, वो कह रहे हैं यदि इस प्रकार के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में हो तो, यानी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और कंडीशन डाल दी है कि जिस भाषा में आप मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा चाहते हो तो पहले पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित होने चाहिए, पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी भी रहने चाहिए, तब यह दिया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए, ऐसा सैयद करीमुद्दीन जी कह रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं
मूल अधिकार द्वारा पर्यटन की तथा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो कह रहा है कि साहब हमने एक मूल अधिकार प्राप्त किया है, एक मूल अधिकार हमने पारित किया है जिसके तहत हर व्यक्ति को कहीं पर जाकर रहने की, बसने की स्वतंत्रता होगी, घूमने फिरने की स्वतंत्रता होगी। तो वो आगे कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति को इस प्रकार की आप स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में दे रहे हो तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो जाएंगे दूसरी जगह पर रहेंगे। तो वो कोई बंगाल का व्यक्ति अगर तमिलनाडु में चला गया तो वह बंगाली भाषा में कैसे शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, या तमिलनाडु का व्यक्ति कोई राजस्थान में आ गया तो तमिल भाषा में राजस्थान में कैसे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। इस समस्या की ओर वो संकेत करना चाह रहे हैं। जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं कि हमने मूल अधिकार में लोगों को व्यापार की, वाणिज्य की स्वतंत्रता दी है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए यह संभव है कि लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग में स्वतंत्रता से घूमेंगे और अन्य प्रांतों में जाकर बस जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बदली हो सकती है। आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप राजस्थान के रहने वाले, आपका ट्रांसफर तमिलनाडु में हो गया और आपके बच्चे फिर किस भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये एक इशू है। और तमिलनाडु से आपका ट्रांसफर किसी और जगह पर हो गया तो ऐसे कैसे हो गया, आईएएस में तो कैडर लगता है, ऐसे कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। पर कई सारी सेवाएं ऐसी होती है जो ट्रांसफरेबल होती है। सेंट्रल सर्विसेज जो है उसके अधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो किस भाषा में आप प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, वो ये कह रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के नगर को ही लीजिए, दिल्ली में मद्रासी है, बंगाली है, मुसलमान है, तेलुगु है। यदि प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो कम से कम शिक्षा की प्राथमिक अवस्था में उन्हें अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम द्वारा पढ़ाना कठिन हो जाएगा। वो कह रहे हैं दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, या बंगाली रहते हैं, तमिल रहते हैं, या मुस्लिम्स रहते हैं, तेलुगु रहते हैं। अगर मातृभाषा में शिक्षा अगर उपलब्ध नहीं करवाई गई तो इन बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी का कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसी वो बात कहना चाहते हैं। इसके बाद में बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी, भाई आप उनके नाम तो याद रख लीजिए। संविधान सभा में 15 महिलाओं को काम करने का मौका मिला, उन 15 महिलाओं के नाम आपको मालूम होने चाहिए। जल्दी से टाइप करके भेजो मुझे, कौन कौन 15 महिलाएं संविधान सभा की मेंबर्स थी। टाइप कर सकते हैं, यूट्यूब वाले भी कर सकते हैं। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। कई संशोधन उन्होंने रखे, मुस्लिम लीग से चुनकर आई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है जब आप इतने सारे नाम लिख रहे हैं, लेकिन 15 महिलाओं के नाम याद रख लेना भाई, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। कारण बताऊं, क्योंकि अब तो ये किताब भी आ गई है। जब हम कहते हैं ना संविधान निर्माता, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल फाउंडिंग फादर्स नहीं बोला जाता है, आजकल बोला जाता है फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर तो एक लेखक ने किताब भी लिख दी 15 महिलाओं के योगदान को स्पष्ट करते हुए। किताब का नाम ही यही है, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किताब आ चुकी है। उनमें उन 15 महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया था जिनका भारत के संविधान के निर्माण में बड़ा योगदान रहा। तो दुर्गाबाई है, दक्षिणायनी वेलायुधन है, रेणुका रे है, राजकुमारी अमृता कौर है, विजय लक्ष्मी पंडित है, बेगम अयाज रसूल है। देखो सारे के सारे नाम है। ये देखो नाम लिख के मुझे भेज भी दिया किसी ने, मालती चौधरी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, स्वामीनाथन। ये सब नाम आपको याद रखने हैं भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेगम अयाज रसूल क्या कह रही है जरा देखिएगा। श्रीमान मैं ये उपस्थित करती हूं, क्या आप संशोधन उपस्थित करती हूं, सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, इस शब्द की जगह पर आप माइनॉरिटी शब्द रख दीजिए, ऐसा बेगम अयाज रसूल कह रही है। फिर कह रही है कि मेरा संशोधन तो खुद अपने आप में ही व्याख्या कर देता है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की उसमें आवश्यकता नहीं है। संविधान के मसौदे में अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा की गई है। मेरे विचार से जिन अल्पसंख्यकों की विशेष भाषा और लिपि हो उन्हें ही राज्य को इस अधिकार की गारंटी देनी चाहिए कि उनके बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी, ऐसा बेगम अयाज रसूल अपनी बात को रखते हुए कह रही है। अब सारे संशोधन रख दिए गए। अब उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे कि सारे संशोधन रख दिए गए, अब संविधान सभा के लिए यह खुला है कि आप अपने विचार व्यक्त करें। मसौदा संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद रखा गया उस पर विचार करें, और संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने इसके ऊपर जो संशोधन रखे उस पर भी आप अपने विचार व्यक्त करें। संविधान सभा के लिए यह अनुच्छेद खुला छोड़ दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय
ने ऐसा जैसे ही कहा तो सबसे पहले आए मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, पश्चिम बंगाल के हैं। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के मसौदे के इस विशेष अनुच्छेद 23 में, ये 23 है जो आज का क्या है 29 है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 23 में अल्पसंख्यकों को निश्चित रूप से यह गारंटी दी गई है कि उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की हर प्रकार से रक्षा की जाएगी। इस देश में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक है, परंतु भाषा, लिपि और संस्कृति पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को इस अनुच्छेद द्वारा वास्तव में बहुत रक्षण प्राप्त हो जाएगा। यह सच है कि इस देश के विभिन्न प्रांतों में ऐसे अल्पसंख्यक रहते हैं जिनकी भाषा बहुसंख्यकों की भाषा से भिन्न है, और यह भी सच है कि भारत के कई प्रांतों में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को इस प्रकार की अयोग्यताओं को सहन करना पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय से भाषा की तानाशाही तथा उसके साम्राज्यवाद का दबी हुई जबान में विरोध किया जा रहा है। श्री टी कृष्णमाचारी ने भी भाषा के साम्राज्यवाद की ओर इस सभा में संकेत किया था। इस संदर्भ में मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, पर मेरी समझ में आता है कि इस देश के नागरिकों को अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी देश भाषा को सहर्ष स्वीकार करने में कितनी देर लगेगी। इसके साथ ही इसे यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी विशेष भाषा है तो वह ऐसे प्रांत में हो जहां की भाषा उसकी भाषा से भिन्न हो, तो वह अवश्य ही चाहेगा कि उसकी भाषा और संस्कृति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो और उनकी रक्षा की जाए। ऐसा चट्टोपाध्याय साहब कहना चाहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। और फिर कहते हैं कि इसके साथ ही मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं, यानी मसौदा संविधान जो रखा गया, जैसा रखा गया उसका समर्थन करते हैं मिहिर लाल चट्टोपाध्याय साहब, जो कि बंगाल से हैं। इसके बाद में आ रहे हैं आर के सिद्धवा साहब, जो कि मध्य प्रांत से हैं। ध्यान रखना, आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान, धर्म तथा अन्य बातों पर आधारित शिक्षा संबंधी इस अनुच्छेद के बारे में मेरा यह विचार है कि अच्छा तो यह होता कि एक बहुत ही स्पष्ट और भ्रम शून्य प्रावधान रखा जाता। श्रीमान, इस अनुच्छेद के कुछ प्रावधान परस्पर विरोधी है। यद्यपि संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि सभी संप्रदायों को धर्म के आधार पर शिक्षा देने का अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 22 में यह कहा गया कि जहां कहीं राज्य सहायता देता हो वहां किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक अपवाद इस आशय का भी है कि जिन संप्रदायों को राज्य की सहायता अपेक्षित ना हो वह अपनी इच्छा अनुसार तथा रीति अनुसार धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। श्रीमान, मेरा यह विचार है कि जहां तक धार्मिक शिक्षा का संबंध है, इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख होना चाहिए था कि यदि कोई शैक्षणिक संस्था राज्य से सहायता प्राप्त करती है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर के सिद्धवा जी ये कह रहे हैं कि साहब ये अनुच्छेद जो है कई सारे भ्रम फैलाता है। यह अनुच्छेद भ्रम इसलिए फैलाता है क्योंकि हमने कल जब जो अनुच्छेद पारित किया उसमें तो हमने धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, और आज जो अनुच्छेद पारित कर रहे हैं उसमें हम धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इसलिए यह भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई धर्म के विरुद्ध हूं। श्रीमान, मेरा धर्म पर तथा ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास है, परंतु मैं अनुभव करता हूं कि आजकल विभिन्न संप्रदायों की धार्मिक पुस्तकों का लेखक जो अनुवाद कर रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि एक धर्म के लेखक दूसरे धर्म की कई बार क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेशन में आलोचना कर लेते हैं। ऐसा आर के सिद्धवा जी अपने उद्बोधन के अंतर्गत कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं श्री जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह जी नाम सुना है? जयपाल सिंह जी मुंडा नाम सुनना ही नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अभिप्रेरणा के स्रोत है। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब अभिप्रेरणा के स्रोत इसलिए है दोस्तों कि 7-8 वर्ष की आयु में जंगलों में रहने वाला ये बच्चा विदेश में चला जाता है, विदेश में पढ़ाई करता है, और हमारे लिए अभिप्रेरणा का स्रोत इस वजह से भी है, विदेश से पढ़ाई करने के बाद में वो भारत की हॉकी टीम का कैप्टन बनता है। हमारे लिए ये प्रेरणा के स्रोत इस वजह से भी है कि वो न केवल कैप्टन बनते हैं बल्कि 1928 में भारत ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता उस समय टीम का नेतृत्व यही जयपाल सिंह जी मुंडा कर रहे हैं। बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनने का मौका मिला, और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने हमारे संविधान में जो 5वीं और जो 6ठी अनुसूची जो आज दिखाई दे रही है, जो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए विशेष प्रावधान करती है, आदिवासियों की जो विशेष संस्कृति की रक्षा के लिए उनके जो प्रयास किए गए हैं उनके लिए उनका साधुवाद बनता है। जयपाल सिंह जी मुंडा आज इस विषय पर क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। जयपाल सिंह जी, 1928 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता उस समय टीम का नेतृत्व यही जयपाल सिंह जी मुंडा कर रहे हैं। बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनने का मौका मिला, और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि
बिहार से है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े हर्ष से इस अनुच्छेद का स्वागत करता हूं, विशेषतः इसलिए कि उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने यथोचित संशोधन कर दिया है। मुझे आशा है उस संशोधन को यह सभा स्वीकार कर लेगी। श्रीमान, मेरी दृष्टि से इस अनुच्छेद से भारत के लिए एक नए युग का प्रादुर्भाव हो रहा है। हाल ही में एक भाषी प्रांतों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र अभी संकेत कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र इस बारे में संकेत कर चुके हैं। मिहिर लाल चट्टोपाध्याय की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संकेत कर चुके हैं कि इस अनुच्छेद द्वारा प्रांतों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण और नए प्रांतों के निर्माण के लिए मार्ग खुल जाता है। श्रीमान, मैं इस अनुच्छेद पर इस दृष्टि से विचार करता ही नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि केवल भाषा के आधार पर ही प्रांतों का निर्माण होना चाहिए। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं देश की आजादी और संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर हमारे यहां पर कई प्रांतों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। आप ये भी जानते हैं कि 1960 में बॉम्बे का विभाजन किया गया और महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य बनाए गए। आप ये भी जानते हैं कि पेप्सू का विभाजन किया गया और उसका आधार भी भाषा बना और पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य बनाए गए। भाषा के आधार पर विभाजन हुआ है, लेकिन जयपाल सिंह जी मुंडा कह रहे हैं कि मैं राज्यों का पुनर्निर्माण भाषा के आधार पर नहीं चाहता हूं। जरा देखिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि केवल भाषा के आधार पर ही प्रांतों का निर्माण होना चाहिए। अन्य बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए और भी बेसिस होने चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। शासन प्रबंध की सुविधा, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक अवस्था आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए और तभी भाषा संबंधी तर्क को उतना महत्व दिया जा सकता है जितना कि उसे वे लोग देना चाहते हैं जिनको इसका खेद है कि किसी प्रांत विशेष में भाषा की दृष्टि से वे अल्पसंख्यक है। मुझे आशा है कि इस सभा द्वारा इस अनुच्छेद के स्वीकार किए जाने पर सभी प्रांतीय सरकारें इसकी भावना को तुरंत ही व्यवहार में लाएगी। क्या गजब की बात कही। आज के बाद हमारे YouTube और Zoom के साथियों को किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों का आधार केवल धर्म है। अल्पसंख्यक के आधार दो है, धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं और भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि आज के बाद तो बड़ा अच्छा लगेगा ये कि किसी राज्य में कोई व्यक्ति भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसके अधिकारों की भी रक्षा हो जाएगी इस अनुच्छेद के पारित होने के बाद, ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा कह रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि भारत में अल्पसंख्यक होते हैं, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, एंड क्वेश्चन आ सकता है लैंग्वेज एंड रिलीजन बोथ, तो आंसर क्या होगा? भाषा और धर्म दोनों के आधार पर अल्पसंख्यकों का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इतनी सुबह आकर आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं आगे? उन्हें उस समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह संविधान अस्तित्व में आ जाए। मेरे प्रदेश में इस समय बहुत ही अहितकर भाषा संबंधी संघर्ष हो रहा है। मेरा निवास स्थान छोटा नागपुर में विकराल रूप ग्रहण कर रहा है और भाषा के आधार पर एक टुकड़े को पूर्व की ओर, एक टुकड़े को दक्षिण की ओर, एक टुकड़े को पश्चिम की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता कि इसके अतिरिक्त अन्य कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है। ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज आप राज्य का गठन कर रहे हैं, लेकिन जयपाल सिंह जी मुंडा कह रहे हैं कि आपको दूसरी बातें भी तो देखनी चाहिए, दूसरी बातें भी आपको राज्यों के निर्माण के लिए देखनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? जयपाल सिंह जी मुंडा साहब। वो कहते हैं आगे दूसरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक प्रश्न यह है कि शासन प्रबंध की दृष्टि से अमुक अमुक भाग को उस प्रदेश से अलग करना चाहिए या नहीं चाहिए। भाई, शासन की दृष्टि से ऐसा करना उचित है या नहीं, ये भी तो देखिए, ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है और मैं पहले भी अन्यंत्र यह अनुरोध कर चुका हूं कि नए प्रांतों के निर्माण और सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए केवल भाषा का ही तर्क कोई महत्व नहीं रखता है। सैल्यूट है जयपाल सिंह जी मुंडा सर को। क्या कह रहे हैं? केवल राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं मुझे आशा है कि मेरा प्रदेश, विशेषतः बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अब इस भाषा के प्रश्न को नई दृष्टि से हल करेंगे। उदाहरणतः बिहार में बंगाली भाषी लोगों की हमेशा से यह शिकायत रही है कि उनके साथ प्रांत के हिंदी भाषी लोग दुर्व्यवहार करते हैं। श्रीमान, पहले बहुत कुछ हुआ
और वह एक दुखद अध्याय है, परंतु अब मुझे आशा है कि इस विशेष अनुच्छेद के संविधान में स्थान पा जाने से एक भाषा भाषी अल्पसंख्यक को यह विश्वास हो गया कि उनका भविष्य उज्जवल है। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब के विचारों को मैंने आपके सामने रखा। मेरे हिसाब से बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। कितनी गजब की बात उन्होंने कही। तो जयपाल सिंह जी मुंडा संविधान सभा में बड़े एक्टिव मेंबर थे। आदिवासी हितों की रक्षा के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रयास किए। 5वीं 6ठी अनुसूची भी उनकी वजह से आई है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में आ रहे हैं श्री के संतानम साहब। के संतानम साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद का संबंध एक ऐसी कठिन समस्या से है जिसे स्वतंत्र भारत ने हल करना है। के संतानम साहब कह रहे हैं, साहब आज ये अनुच्छेद जो हम पारित करने जा रहे हैं, इसका संबंध एक ऐसी देश की कठिन समस्या से है जिसको हमको हल करना ही करना है। आंध्रा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मैसूर का नाम करके कर्नाटक होना हो, बहुत सारी समस्याएं आई थी। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, का हमारा संविधान का निर्माण कोई सामान्य परिस्थिति में नहीं हुआ। कोई एसी रूम में बैठकर आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त शांतिपूर्ण स्थितियों में संविधान का निर्माण नहीं हुआ। संविधान का निर्माण बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो इस दर्द को महसूस कीजिए। हमारी युवा पीढ़ी के लोग इस दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो हमारे संविधान के निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा है, उस योगदान को दिल से, दिल की गहराइयों से नहीं समझ पाएंगे। ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आशीष भाई, कितनी मुसीबतें आई थी उस समय। चलिए अब के संतानम साहब आगे क्या कह रहे हैं? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जातियों का प्रश्न भूतकाल की देन है और मुझे यह आशा है कि निकट भविष्य में ही वे काल और परिस्थितियों के प्रभाव से विलुप्त हो जाएंगे। परंतु एक भाषा भाषी अल्पसंख्यकों का प्रश्न कई दशाब्दियों तक एक प्रश्न के रूप में रहने वाला है और मेरे विचार से इसके कारण देश को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। के संतानम साहब आज से 75 वर्ष पहले कह रहे हैं। समझ सकते हैं आगे क्या करें? श्रीमान मिस्टर लारी और अन्य लोगों से जो ये कहते हैं कि संविधान में एक भाषा भाषी अल्पसंख्यकों को निश्चित आश्वासन दिए जाने चाहिए, मुझे बहुत सहानुभूति है। परंतु मेरे विचार से इस अनुच्छेद में जो प्रयास किया गया उससे आगे बढ़ना संभव नहीं है। बहुत दे दिया हमने, इससे आगे और क्या बढ़े? हमने अल्पसंख्यक वर्ग को संस्कृति का संरक्षण का अधिकार दिया है। ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यकों को उनको अपनी संस्कृति के संरक्षण करने का अधिकार दिया है। हसरत मोहानी जी बीच में बोलेंगे, क्या कहेंगे? ये कोई अधिकार है? ये कैसा अधिकार है? ऐसा हसरत मोहानी जी कहेंगे, ये कोई अधिकार है क्या? ये कैसा अधिकार है? तो फिर के संतानम साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, आपको स्मरण होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सारे यूरोप में अल्पसंख्यक वर्ग केवल यही चाहते थे कि उन्हें अपने शिक्षालय स्थापित करने और अपनी संस्कृतियों के संरक्षण का अधिकार दिया जाए। तो जैसे ही के संतानम साहब कह रहे हैं कि हमने इस अनुच्छेद में बहुत कुछ दे दिया और अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को रक्षा करने का भी अधिकार दे दिया, तो हसरत मोहानी जी कह रहे हैं ये कोई अधिकार है क्या? ये कैसा अधिकार है? तो के संतानम साहब कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई देशों के अल्पसंख्यक ये चाहते थे कि उनकी संस्कृति को रक्षा करने का उन्हें अधिकार दिया जाए और हम तो दे रहे हैं, बिना किसी युद्ध के हम दे रहे हैं। ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं। तो भैया ये सब बातें अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको भारत का संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया ये कैसे समझ में आएगा? तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, वो सारी परिस्थितियां पता होनी चाहिए। तो जैसे ही के संतानम साहब ऐसा बोल रहे हैं तो लारी साहब भी वापस बोल रहे हैं। फिर लारी साहब की बात का वापस जवाब दे रहे हैं संतानम साहब, संतानम साहब का वापस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं लारी साहब, फिर लारी साहब की बात का जवाब दे रहे हैं संतानम साहब। उपाध्यक्ष महोदय को आ जाएगा गुस्सा, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? मैं यहां बैठा हूं ना, आप मुझे संबोधित करते हुए बात करिए, आपस में तर्क वितर्क मत कीजिए। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? मैं इस सभा में तर्क वितर्क की आज्ञा नहीं दे सकता। श्री संतानम, अच्छा तो यह होगा कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। और इसके बाद में संतानम साहब को बैठा दिया जाता है। नया नाम पुकारा जाता है श्री विश्वनाथ दास, जो कि उड़ीसा से हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरी इच्छा तो यह है
थी कि मैं माननीय सहकारियों को, मसौदा समिति के सदस्यों को बधाई दूं, परंतु मुझे खेद है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं इस अनुच्छेद के कुछ अंशों से सहमत नहीं हूं। विश्वनाथ दास कह रहे हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मसौदा समिति के सदस्यों को इस बात के लिए बधाई दूं, लेकिन इस अनुच्छेद के कुछ अंश ऐसे हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। विश्वनाथ दास उड़ीसा से आते हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, हमारी हमेशा से यह धारणा रही कि दो प्रकार की संस्कृतियां, एक है प्राचीन संस्कृति और एक है पाश्चात्य संस्कृति, किंतु मसौदा समिति के हमारे माननीय मित्रों ने केवल अनेक संस्कृतियों का ही नहीं बल्कि चिरस्थायी सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी विचार उपस्थित किया। उन्होंने इन सांस्कृतिक क्षेत्रों को चिरस्थायी बनाने की व्यवस्था नहीं की, किंतु भारत के लिए विभिन्न प्रांतों के लिए भाषा संबंधी तथा लिपि संबंधी अनेक कठिनाइयों की संभावना उपस्थित कर दी है। पाकिस्तान के कारण भारत को शरणार्थियों की जटिल समस्या को हल करना, हजारों लाखों मित्रों को सारे भारत में बसाना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन प्रांतों और रियासतों की कठिनाइयों की कल्पना करें जहां सिंध, सीमांत प्रदेश, पूर्वी बंगाल और विभिन्न भाषा भाषी लोगों को बसाना है। क्या थोड़ी संख्या होने पर भी आप उन्हें अपनी भाषा और लिपि बनाए रखने का अधिकार देने जा रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है भाषा की दृष्टि से, तो थोड़ी संख्या में होंगे तो भी आप उनकी क्या भाषा और लिपि को संरक्षण प्रदान करेंगे क्या? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर शांतिपूर्वक तथा गंभीरतापूर्वक विचार करें। क्या आपके पास इतना धन है कि थोड़े से लोगों के लिए भी जो कोई मांग की जाए उसे पूरा करने के लिए आप व्यवस्था करेंगे? जहां तक मेरा संदर्भ है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत में एक भाषा भाषी अल्पसंख्यकों और समूह को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं किसी से कम चिंतित नहीं हूं। परंतु क्या आप ऐसी छूट देने जा रहे हैं जिनकी ये मांग की गई है? थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे तो क्या सब आप उनकी मांगों को पूरा करेंगे क्या? फिर वो एक उदाहरण दे रहे हैं 1938 का, आगे उनकी बात को कह रहे हैं, किंतु इस अनुच्छेद में एक भिन्न सिद्धांत निर्धारित किया गया जिनको इस संदर्भ में जानकारी है। वो जानते हैं कि उड़ीसा और उड़ीसा में ऐसे आंध्र हैं जो उस प्रांत की भाषाओं को जानते हैं। ये दशा उन लोगों की है जो गुजरात, संयुक्त प्रांत, बंगाल आदि प्रदेशों में निवास करते हैं। वो आगे आगे समस्या बता रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं अपने मित्र श्री जयपाल सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी प्रकार से बता दिया कि उनकी मांग का स्वरूप क्या होगा। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्न के इस अंग पर विचार करें। ये आसान बातें नहीं है और दो चार शब्द कहकर इसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संपूर्ण प्रश्न पर और भावी भारत में इसकी प्रक्रिया पर विचार करने का काम करें। ऐसा जैसे विश्वनाथ दास बोल रहे होते हैं, बीच में आ जाते हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। टीटी कृष्णमाचारी जी, आप जानते हैं, प्रारूप समिति के एक सदस्य है बने बाद में। लेकिन टीटी कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, ये कोई आप पब्लिक में खड़े होकर कोई भाषण दे रहे हो या संविधान सभा को संबोधित कर रहे हो? क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं, मैं ये औचित्य प्रश्न चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहे हैं या किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे हैं? तो विश्वनाथ दास क्या कह रहे हैं, अरे भाई मुझे अध्यक्ष महोदय दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे सदस्यों की तरफ देखकर ही बात करनी होती है। इसमें पब्लिक प्लेस पर भाषण देने वाली बात कहां से आ गई? क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। मैं इस संदर्भ में अपने माननीय मित्र से अधिक जानता हूं। अब विश्वनाथ दास को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो कह रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं कि मुझे क्या करना है। देख लीजिएगा, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। क्यों? क्यों मुझे आपसे ज्यादा संसद में काम करने का मौका मिला है। वो क्या कह रहे हैं, इस संदर्भ में मैं अपने माननीय मित्र से अधिक जानता हूं क्योंकि मुझे विधान मंडलों का उनसे अधिक अनुभव है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इच्छा होते हुए भी मैं आपकी ओर नहीं देख सकता, इसलिए स्थिति अनुसार मैं अपने मित्रों को संबोधित करने लगता हूं, चाहे नियम में यह निर्धारित है कि मैं आपको संबोधित करूं। इसलिए इस संदर्भ में मुझे सीख देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, ऐसा वो कह रहे। मैं नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा, मैं कभी ऐसी शब्दावली का प्रयोग ही नहीं करता। वो कह रहे मुझे इस संदर्भ में सिखाने की कोशिश मत करिए, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। वो कह रहे। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे, अरे आप प्लीज अपना भाषण जारी रखो यार, क्यों आपस में यूं कर रहे हो। फिर विश्वनाथ दास आगे क्या कह रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें सीख ना देकर अपने पर तथा मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आपने उनको तो कहा नहीं, मुझे कह दिया। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, हमारे स्कूलों में भी होता है, हमारी यूनिवर्सिटीज में होता है,
हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चे कहते हैं कई बार, सर आपने मुझे डांट दिया, उसको तो नहीं कहा था, उसके फोन की घंटी बजी तब तो आपने उसको नहीं कहा था। ऐसा होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक ब्रिटिश सरकार की देन है, धार्मिक अल्पसंख्यक ब्रिटिश सरकार की देन है, ऐसा किसने कहा था? विश्वनाथ दास ने कहा। धार्मिक अल्पसंख्यक है कौन? मेरा यह दावा है कि मेरे मुसलमान भाइयों का रक्त और मांस ही ऐसा है जैसा मेरा है, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। जहां तक उनकी संस्कृति का संबंध है, हम में कोई अंतर नहीं है, संस्कृति हमारी है और प्राचीन संस्कृति है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि भाषा के कारण किसी प्रकार की कठिनाई ही क्यों हो। ऐसा विश्वनाथ दास साहब कह रहे हैं, संविधान सभा में आप देख सकते हैं। फिर वो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर जैसे ही बात करने वाले होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं इस पर चर्चा करने का आपको अधिकार नहीं दूंगा, आप इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर विश्वनाथ दास कह रहे हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं सीधा ये आता हूं कि उड़ीसा में सर्वप्रथम एक भाषा भाषी प्रांतों के लिए आंदोलन छेड़ा गया, अन्य लोगों ने भी हमारा अनुसरण किया और इसके बाद की जो कहानी है उसके ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं श्री ओवी अलगेसन, जो कि मद्रास से है, संविधान सभा के मेंबर। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, इस खंड में नागरिकों की भाषाओं और उनकी लिपियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। यदि मुझे आज्ञा है तो मैं ये कहूंगा कि कई प्रांतीय लिपियों के मिट जाने की आशंका है, इसलिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई छोटी छोटी भाषाएं हैं, लिपियां हैं, वो मिट जाएगी, लेकिन आपने इस प्रकार का प्रावधान करके उनका संरक्षण प्रदान कर दिया, ये बहुत आवश्यक था, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? एक दृष्टिकोण यह भी उपस्थित किया गया कि सभी प्रांतीय लिपियों के स्थान पर देवनागरी लिपि को रखा जाए। फिर वो एग्जांपल दे रहे हैं, विश्वविद्यालय के टीचर्स के अखिल भारतीय सम्मेलन में, जिसका अधिवेशन हाल ही में दिल्ली में एक प्रख्यात राजनीतिक नेता के सभापतित्व में हुआ, यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि हो। जब यह स्वीकार किया जाएगा कि जनसाधारण की भाषा हिंदी से भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाएं अधिक प्राचीन, अधिक उन्नत तथा साहित्य और भाव व्यंजना की दृष्टि से अधिक धनी है, तो यह अनुभव किया जाएगा कि इस पद की कार्यवाही से बहुत असंतोष और कटुता उत्पन्न होगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो गांधी जी को भी याद कर रहे हैं कि गांधी जी के क्या इस संदर्भ में विचार थे। फिर आ रहे हैं माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मुझे इसका खेद है कि मुझे इस वाद विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं मुझे बोलने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन एक भाई ने जब बोला तो अब मेरे भी बोलने की इच्छा हो गई। वो कह रहे हैं मेरा यह इरादा नहीं था, मैंने अपने ऊपर बहुत सारे आत्मनिरोध के नियम, मैंने खुद ने सेल्फ कंट्रोल कर रखा है कि बार बार संविधान सभा में नहीं बोलना है, और जहां तक हो सका मैंने सभा का समय नहीं लिया। मैं ये चाहता हूं कि जो समय हमारे पास है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और संविधान को यथाशीघ्र स्वीकार किया जाए। जहां तक इस खंड का संदर्भ है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। सौभाग्य से मिस्टर लारी ने यह नहीं कहा कि मेरे प्रांत में ऐसी कोई बात की गई जो इस खंड के शब्दों अथवा उसकी भावना के विरुद्ध हो। इस संदर्भ में उन्होंने ना कोई बात कही और ना कोई आरोप लगाया। अब लारी साहब क्या कह रहे हैं? मैं संशोधन पर बोल रहा था और मुझे उसी तक अपना आप को सीमित रखना चाहिए था, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल गया, ऐसा वो लारी साहब कह रहे हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत वापस कहे तो आप इसे स्वीकार करते हैं कि जहां तक संघीय शक्ति समिति और मसौदा समिति द्वारा स्वीकृत इस विशेष खंड का संदर्भ है, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है जो आपके मतानुसार भी इसकी शब्दावली अथवा भावना के विरुद्ध हो, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोविंद वल्लभ पंत साहब अपने विचारों को रख रहे हैं। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं? जहां तक मेरे प्रांत का संदर्भ है, मेरे विचार से धर्म के आधार पर कहीं पर भी भाषा संबंधी कोई विवाद नहीं है, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं। तो कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं हाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। फिर वो कह रहे हैं चाहे हिंदी को लीजिए अथवा हिंदुस्तानी को लीजिए या उर्दू को लीजिए, कई हिंदू ऐसे हैं जो तथाकथित उर्दू बोल सकते हैं और उर्दू लिख सकते हैं, और उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो केवल उर्दू ही लिख सकते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, विशेषतः गांवों में, जो केवल देवनागरी में लिखते हैं और केवल हिंदी बोलते हैं और अन्य किसी भाषा को वो नहीं जानते, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब बोल रहे हैं। इसी बीच हसरत मोहानी जी बोल रहे हैं गांव में कोई हिंदी नहीं बोलता है, हसरत मोहानी जी कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं हसरत मोहानी जी के बारे में, जरा देखिए। ये एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का विघ्न है, आप उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। गोविंद वल्लभ पंत साहब को कह रहे हैं कि ये एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति ने विघ्न डाला है, उनकी बातों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। तो
गोविंद वल्लभ पंत साहब वापस क्या कह रहे हैं, आप इस संदर्भ में निश्चित रहें कि अध्यक्ष पद से मुझे आश्वासन मिलने के उपरांत मैं आपकी बातों की और ध्यान नहीं देने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने अब तो मुझे कह दिया है, अब मैं आपकी बातों की और ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो मेरी बात को ही रखूंगा। मैं ये कह रहा था कि यदि आप इसे ध्यान में रखें कि किसी विशेष धर्म के अनुयायियों को कोई विशेष भाषा नहीं है तो किसी अल्पसंख्यक वर्ग के होते हुए अथवा उसके संदर्भ में भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता। हिंदुओं की अपनी कोई भाषा नहीं है और मुसलमानों की अपनी कोई भाषा नहीं है। तो माननीय सदस्य बोले, वाह वाह क्या बात कही। उन्होंने क्या कहा, हिंदुओं की अपनी कोई भाषा नहीं है, ठीक इसी प्रकार से मुसलमानों की भी अपनी कोई भाषा नहीं है। विशेषतः जहां तक प्राथमिक शिक्षा और उन प्राथमिक कक्षाओं का संदर्भ है जहां केवल प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, मैंने जिस सिद्धांत को सभा के सम्मुख रखा है उसके बारे में किसी प्रकार का मतभेद हो ही नहीं सकता, ऐसा वो कह रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत साहब। और समय को देखते हुए अब दे दीजिए उनको फीडबैक लिंक। फीडबैक लिंक दे दीजिए भाई। अब लारी साहब ने जिस कॉलेज में और जिस स्कूल में कहा कि भाई उर्दू भाषा के बारे में ये प्रावधान था, उसका भी गोविंद वल्लभ पंत साहब ने जवाब दिया। आप देख सकते हैं उनके जवाब भी मिले। फिर लारी साहब आपस में बोले भी, आपस में बातचीत भी हुई। जब गोविंद वल्लभ पंत साहब का उद्बोधन चल रहा था तो उसी समय एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब वोटिंग करवा दी जाए, अब बहुत हो गया, अब इसके ऊपर वोटिंग करवाई जा सकती है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं बहस समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित हो चुका है और अब मैं डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए कहता हूं, किंतु क्या आप अधिक बहस करना चाहते हैं क्या? तो सभी के सदस्य ने बोला जी नहीं, जी नहीं। तो हजरत मोहानी जी ने कहा, श्रीमान मेरे लिए अपवाद किया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। यदि आप मुझे बोलने के लिए कुछ समय दें तो मुझे हर्ष होगा। मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे ठग लिया, कृपा करके मुझे अपनी बात कहने दी जाए। ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे ठग लिया, हजरत मोहानी जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना संशोधन पेश नहीं किया और मेरा संशोधन जो था उनके संशोधन पर संशोधन था। अब वो अपना संशोधन नहीं रख रहे हैं तो मुझे भी रखने की परमिशन नहीं मिल रही है। सर ऐसा मत कीजिए, मुझे रखने की परमिशन दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अच्छी बात है, कृपया माइक्रोफोन पर आ जाइए। अब हजरत मोहानी जी क्या बोल रहे हैं, जनाब आली मेरा इरादा यहां पर सिर्फ एक तरमीम पेश करने का था। एक तरमीम मतलब एक संशोधन पेश करना था। वह नंबर 691 की तरमीम थी। अंबेडकर साहब ने जो रखा था उसमें तरमीम करने के लिए थी, लेकिन उसके बाद जब और अमेंडमेंट पेश हुए तो उसमें पहला जो अमेंडमेंट पेश किया मिस्टर लारी ने, उसका मैं तहे दिल से तायद करता हूं, मतलब प्रशंसा करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। इसकी वजह यह है कि जैसा मिस्टर लारी ने अपने बयान में कह दिया था कि जो यहां सब कमेटी बनी थी इस हाउस में फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसने इस बात को मुतफिका किया तौर पर तय कर लिया था और यह असूल कर लिया था कि वो ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन? हजरत मोहानी जी। अब देखिए संविधान सभा की बहस पर हम हूबहू चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कई बार हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये यहाँ ठीक नहीं है, भारत में ठीक नहीं चल रहा सब कुछ। तो कुछ लोग कई बार कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा सुना होगा आपने, सुना होगा, मुझे मालूम नहीं है सुना कि नहीं सुना, मैंने तो कई बार सुना है। संविधान सभा में भी ऐसा हुआ क्या? आज मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूं। देखिएगा जरा, हजरत मोहानी जी अपनी बात को रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी बात को रख रहे हैं। हजरत मोहानी जी की पूरी बात को रखूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। अब आप देखिए कि उसके मुतालिक जो तरमीम मैंने पेश की थी उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा। इस सिलसिले में जो चंद बातें पेश आ गई और मेरे सूबे के वजीर आजम पंत साहब ने और मिस्टर संतानम ने जो चंद बातें इसके मुतालिक कही है, मैं इसका जवाब मुख्तसर तौर पर देना चाहता हूं। और वह यह है कि मिस्टर संतानम साहब ने यह कहा था कि लारी साहब की जो तरमीम थी 676 वाली, उसमें लाजमी तौर पर हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ये कहा कि इसमें मौजूद है कि हम 15 बरस के बाद जो कुछ तय होगा तब हम इसका ख्याल करेंगे। फिर जब लारी साहब ने यह ऐतराज किया था कि हमारे सूबे के लिए क्या होगा, वहां पर उन्होंने कह दिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को मानते ही नहीं है क्योंकि एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आप जानते हैं शिक्षा इनिशियल स्टेज में प्रांतीय सूची का विषय था, आप जानते हैं। इसलिए आपकी एडवाइजरी कमेटी ने उसको नहीं माना और ये नहीं मानती है।
तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया। फिर आपको अपने सूबे की मेजोरिटी की खुशामद करनी होगी, वह ख्याल करेंगे। मैं ये कहता हूं कि 15 बरस जो उन्होंने कहा वह किस ख्याल से, मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त स्टेटस को हमारे स्टेट्स को, हमारे यूपी में क्या हो रहा है। अंग्रेज जहां रहते थे उन्होंने अंग्रेजी को रखा, लेकिन सिर्फ हायर एजुकेशन अंग्रेजी में होती थी। इंसाफ की बात तो यह थी कि गिव द डेविल्स इट्स ड्यू। इतने मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अंग्रेजी को सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए बनाया था। जहां तक सेकेंडरी और प्राइमरी का ताल्लुका था, उन्होंने यह सिस्टम जारी कर दिया था कि जो हमारे सूबे में अब तक जारी था वो क्या था, एक वर्नाकुलर ऑफ एजुकेशन। वर्नाकुलर मिडिल की अलग थी जो अंग्रेजी के जरिए से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, इसलिए हाई स्कूल होते थे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मदर टंग है। ये फैक्ट है कि वह हिंदी में बोलते थे, जिसको आगे चलकर वे अपना इंटरमीडिएट और बीए और अंग्रेजी पढ़नी होती थी, वह जाकर हाई स्कूल के दर्जे में पढ़ते थे। मेरा कम से कम मुतलबा अपने सूबे की हुकूमत से यह है कि अलावा इस सवाल के कि आप यूनियन लैंग्वेज क्या मुकर्रर करेंगे, मुझको इससे कोई वास्ता नहीं है। चाहे आप इसको इंटर प्रोविंशियल लैंग्वेज हिंदुस्तानी रखें या हिंदी रखिए या संस्कृत रखिए, चाहे जो जी आए वो करिए। ये सवाल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का और लैंग्वेज का है कि किस प्रोविंस की क्या लैंग्वेज हो। बिल्कुल डिस्टिंक्ट बनाइए। आप यूपी के अंदर अगर हिंदी बनाते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन जहां तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, वह जब तक हमारी उर्दू मदर टंग है, हमारा यह हक है और फंडामेंटल राइट्स में है। आज ये स्टेट से तकाजा करेंगे कि हम मादरी जबान में और मादरी स्क्रिप्ट में तालीम हासिल करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स में इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो, एक माननीय सदस्य बोलता है, तो फिर पाकिस्तान चले जाइए। नाम नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान चले जाइए। तो मौलाना हसरत मोहानी जी इसका जवाब दे रहे हैं, आप जाइए, जो हिंदू कुछ से आए हैं वहां जाकर बस जाइए। जो पंजाब से आप आए हैं, हम क्यों जाए, हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, एक वृद्ध सज्जन को चिढ़ाकर माननीय सदस्य क्रूरता का ही परिचय दे रहे हैं। हसरत मोहानी जी को थोड़ा सा नाराजगी हुई होगी, तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, एक वृद्ध सज्जन को आप इस तरह से चिढ़ाकर, वो सदस्य जो बोले हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, वो क्रूरता का परिचय दे रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर मौलाना हसरत मोहानी जी कह रहे हैं, ये बात है तो मैं संतानम साहब और पंत साहब दोनों को ये जवाब देता हूं कि उन्होंने भी ये कहा है कि फंड कहां से आएगा, हम दो इंतजाम कहां से करेंगे, एक लड़का ही तो है, वो कैसे होगा। और अभी उन्होंने जो कहा कि गांव गांव के मुसलमान वो भी हिंदी बोलते हैं, वह बिल्कुल गलत है। मैं चैलेंज करता हूं पंत साहब को और किसी उस शख्स को, यूपी के जिस कोने में जाकर देख ले, मैं चैलेंज करता हूं कि वे कहीं जाकर देख लें, किसी गांव के मुसलमान में बात करें तो वे हिंदी में किसी सब्जेक्ट पर उसमें लिखा ले, तो मैं कहता हूं वह 100% उर्दू बोलेंगे। ये दूसरी बात है कि हम खुशी कहेंगे या खुशी कहेंगे, हम हाफिज कहेंगे या हाफिज कहेंगे, गरीब कहेंगे या गरीब कहेंगे, हम नकद कहेंगे या नगद कहेंगे। इस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हुए, अपने पक्ष को रखते हुए कह रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि संविधान बनाना इतना कोई आसान काम नहीं था। फिर वो आगे कह रहे हैं, मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं, वोट लीजिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ढकोसला खड़े करने की क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं इस विषय पर वोट लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ढकोसला मत बनाइए। इस प्रकार की भी गर्मा गर्मी हुई थी। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, मैं आपको यह शब्द प्रयोग करने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ढकोसला कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपको इस शब्द को रखने की परमिशन नहीं दे सकता हूं। फिर थोड़ा विघ्न खड़ा होता है, ये लिखा हुआ है विघ्न, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए, मैं बिना आपकी सहायता के भी सभा में व्यवस्था बनाए रख सकता हूं। मौलाना साहब आप 10 मिनट ले चुके हैं, अब मैं आपको 2 मिनट और देता हूं। शायद कोई सदस्य आया होगा वहां पर बोलने के लिए, तो उपाध्यक्ष महोदय ने उनको कहा कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, मैं आपके बिना भी इस सभा की व्यवस्था कर सकता हूं। मौलाना हसरत मोहानी, मैं सिर्फ 5 मिनट और चाहता हूं, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं अच्छा है, कंटिन्यू करो। फिर मौलाना हसरत मोहानी जी कह रहे हैं, मैं अब इस तरमीम के मुतालिब कहना चाहता हूं जो मैंने पेश की थी, और वह तरमीम मैंने डॉक्टर अंबेडकर की तरमीम पर दी थी, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने पेश नहीं किया और नल एंड वॉइड कर दिया। मैं सिर्फ इसके मुतालिक बताना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? हसरत मोहानी जी।
फिर वो अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं, अभी तक वो हिंदुस्तानी भाषा में बोल रहे थे, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं ये बात साफ कर दी गई है कि हर एक अहम अकलियत को अपनी मादरी जबान और कुसात में तालीम करने का हक होगा। इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे हैं। फिर ठाकुरदास भार्गव क्या बोल रहे हैं, मौलाना साहब क्या मैं अर्ज करूं कि दफा 23, दफा मतलब अनुच्छेद 23 में धारा 2 में कोई जिक्र लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का नहीं है, बल्कि ये तालीमी इदारों के दाखिले के मुताबिक है। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, पंडित ठाकुरदास भार्गव आपको अध्यक्ष पद को संबोधित करना चाहिए। मुझे खेद है कि मुझे आपको यह बताना पड़ रहा है। मौलाना साहब मैं आपको 5 मिनट पहले से दे चुका हूं। मौलाना हसरत मोहानी जी फिर बोल रहे हैं, जनाब 2-3 जुमले बोलकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि एडवाइजरी बोर्ड में भी ये फैसला किया था कि हर शख्स को अपनी मादरी जबान पढ़ने का हक है। मादरी जबान मातृभाषा, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ये चीज तय पाई गई थी कि मादरी जबान रहेगी, लिहाजा आपको कोई हक नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर दीजिए। जबान और रस्मो लखत का बहुत ही आम मामला है। टर्की की तबाही का वाइस महज उसकी वह जबरदस्ती हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जबान ठूसनी चाहिए थी। जिस तरह उनकी हुकूमत खत्म हो गई, आप भी हुकूमत नहीं कर सकेंगे, ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। अब सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे हैं सर आप तो वोटिंग करवाओ। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं भाई वोटिंग के लिए प्रस्ताव आ चुका है, इसलिए हम वोटिंग करवाते हैं। लेकिन इसी बीच पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी कह रहे हैं श्रीमान एक महत्वपूर्ण विषय है, क्या अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं बोलूं क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं हम हमेशा आपको सुनने के लिए तैयार रहते हैं, हमें तो खेद इस बात का है कि आप प्राय नहीं बोलते हैं। फिर हृदयनाथ कुंजरू जी क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय हम आज जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह एक आधारभूत विषय है तथा इसका महत्व बहुत है। हम मूल अधिकारों पर विचार कर रहे हैं। हमने इस विषय पर इस प्रकार का विचार किया है कि साधारणतया भारत के सभी लोगों को तथा विशेषतः विभिन्न वर्गों और संप्रदायों के लोगों को यह आश्वासन मिले कि राज्य उनके मूलभूत अधिकारों की पूर्णतः रक्षा करेगा। किसी संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में एक अधिकार भाषा और संस्कृति का अधिकार भी है। इसलिए मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि अनुच्छेद 23 पर बहुत समय तक विचार विमर्श होता रहा। उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए इसके ऊपर लंबे समय तक विचार विमर्श हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान एक महत्वपूर्ण विषय है, पूर्वी यूरोप के इतिहास से जो लोग परिचित है वे जानते हैं कि अल्पसंख्यकों कि इस विषय संबंधी मांग को ठुकराने से वहां कैसा संघर्ष हुआ। राष्ट्रसंघ को भी जिन महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा उनमें से ये एक थी कि अल्पसंख्यकों के सामान्य अधिकारों की रक्षा न की गई, परंतु जिन क्षेत्रों में वहां की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में है वहां उन्हें अपनी ही भाषा का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए। मिस्टर लारी द्वारा उपस्थित तथा मिस्टर करीमुद्दीन द्वारा संशोधन प्रस्ताव वास्तव में सभा द्वारा सहानुभूति पूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य है। यद्यपि ये मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उपस्थित किया गया, परंतु उसमें इससे सभी अल्पसंख्यक संप्रदायों की रक्षा होगी। केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, अन्य देशों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। इस संदर्भ में रूस का उदाहरण उल्लेखनीय है। जिन प्रदेशों पर रूसी सरकार का शासन है उनके लिए एक राष्ट्रभाषा है और वह है रूसी भाषा, परंतु साथ ही स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है, ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू साहब अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। तो गजब की बात चल रही है, हृदयनाथ कुंजरू जी का उद्बोधन चल रहा है, बहुत बढ़िया सा उद्बोधन चल रहा है। और जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हृदयनाथ कुंजरू जी को हम हमेशा सुनना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बोलते खुद ही बहुत कम है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं कि अब आप बोलिए। तो आते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। वो कह रहे हैं श्रीमान मुझे कुछ कहना है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं अब बहस को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं दे सकता और इस संदर्भ में मेरा निर्णय अंतिम है। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कुछ लोगों को बोलने की परमिशन देना और कुछ लोगों को बोलने की परमिशन नहीं देना, ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि अनुचित समझा जाता है पर मैं आज्ञा नहीं देता। डॉक्टर अंबेडकर साहब आप अपने विचार रखिए। अब डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं। श्रीमान अनुच्छेद 23 के संदर्भ में जो संशोधन उपस्थित किए उनमें से मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा
संशोधन संख्या 687 पर संशोधन संख्या 26 को स्वीकार कर सकता हूं। मैं संशोधन संख्या 690 पर संशोधन संख्या 31 को भी, जिसे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उपस्थित किया, मैं स्वीकार कर सकता हूं। अन्य जो संशोधन उपस्थित किए गए उनमें से मुझे केवल 2 के संदर्भ में, अर्थात लारी और के संदर्भ में जो है उस प्रश्नों का मैं पृथक रूप से उत्तर देना चाहता हूं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मैं सभा से पहले ये निवेदन करना चाहता हूं कि मसौदा समिति ने मूल अधिकारों के पैरा 18 की भाषा को बदलना क्यों आवश्यक समझा। अब जो आरोप लगाया गया कि भाई मसौदा समिति को जो संविधान जब दिया गया था उस समय उसकी भाषा कुछ अलग थी और यहां भाषा कुछ अलग कैसे कर दी गई है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का उद्बोधन भी बिल्कुल एक लंबा उद्बोधन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अब विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा होने के बाद अब वोटिंग करवाई जाएगी, संविधान सभा उनको स्वीकृत करती है कि नहीं करती है। उपाध्यक्ष महोदय ने पहला संशोधन बोला, संशोधन अस्वीकार कर दिया गया, प्रस्ताव गिर गया। फिर दूसरा बोला, दूसरा भी प्रस्ताव गिर गया। फिर तीसरा डॉक्टर अंबेडकर का था जो कह रहे थे स्क्रिप्ट एंड कल्चर, उसकी जगह पर लिख दो स्क्रिप्ट और कल्चर, स्क्रिप्ट और कल्चर यानी लिपि या संस्कृति। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जैसा आप देखते हैं आज भी ये है। इसके बाद में अगला संशोधन भी गिर गया। उसके बाद में अगला संशोधन क्या था कि खंड अनुच्छेद 23 के खंड 3 में जहां कई कम्युनिटी शब्द आए उसे निकाल दिया जाए, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर इसके बाद में अगला संशोधन आया, वो संशोधन क्या था वो कि अनुच्छेद 23 के उपखंड क ख की अनुच्छेद 23 क के रूप में पुनः गणना की जाए, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे संशोधन अस्वीकार भी होते थे, कई सारे संशोधन स्वीकार भी किए जाते थे। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि माननीय सदस्य मिस्टर लारी काजी करीमुद्दीन द्वारा उपस्थित सूची 3 के संशोधन संख्या 53 को स्वीकार करते हैं। तो लारी कह रहे हैं जी हाँ श्रीमान। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या वे बेगम अयाज रसूल के संशोधन को भी स्वीकार करते हैं। तो लारी कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार से बातें संविधान सभा में चल रही है, आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही हजरत मोहानी जी वाला प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव गिर गया। जैसे प्रस्ताव गिरा तो हजरत मोहानी जी ने कहा मैं तो वोट चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मत विभाजन की मांग की जाए। वो कह रहा है मैं मत विभाजन की मांग करता हूं, वोटिंग करवाओ, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में ये मुझे बताओ। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं मैं मत विभाजन की आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि ध्वनियां स्पष्ट और निर्णायक है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि सभा का समय नष्ट हो। मुझे खेद है कि मेरी न्यायोचित प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। वो कह रहा है कि जब सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ के पक्ष में और ना के पक्ष में कितने हैं, तो मैं वोटिंग नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। फिर महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं श्रीमान क्या मैं इस अवसर पर बोल सकता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब उसके लिए समय नहीं रह गया है, इसलिए आपको बोलने की परमिशन नहीं होगी। फिर बेगम अयाज रसूल के संशोधन पर वोटिंग करवाई गई, प्रस्ताव वो भी गिर गया। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब मैं संशोधित रूप में अनुच्छेद पर वोटिंग करवाता हूं। तो इसी बीच में पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी बोल रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं कार्यवाही में विघ्न डाल रहा हूं। यदि सभा के कुछ सदस्य ये जानने के लिए कि कितने लोग मिस्टर लारी के संशोधन के पक्ष में हैं और कितने उसके विरोध में इस प्रस्ताव पर मत विभाजन चाहते हैं, तो मेरे विचार से यदि आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो इससे सभा का समय नष्ट नहीं होगा। केवल हाथ उठाने से ही यह पता लग जाएगा कि कितने लोग इसके पक्ष में है, ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू साहब एक सुझाव देते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, यदि सदस्य पर्याप्त संख्या में यह मांग करें तो यह किया जा सकता है, परंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सभा में सद्भाव बनाए रखना अच्छा ही होता है, परंतु वह इस प्रकार नहीं बना रह सकता। मैं आपसे फिर यह कहता हूं कि आप मेरे सुझाव पर विचार करें। जहां तक हो सका है मैंने प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को यथासंभव प्रत्येक सुविधा दी है और वास्तव में इतना समय दिया है कि मैंने कभी बहुसंख्यक वर्ग को जानबूझकर अल्पसंख्यक वर्ग में परिणत कर दिया है। मैं हृदय से यह चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे अल्पसंख्यक वर्ग स्वीकार करे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ इस प्रकार भी सहयोग करें। यदि वे नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आपका क्या निर्णय है, ऐसा वो सदस्यों से पूछते हैं।
तो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि भाई हमको मंजूर है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब मैं संशोधित रूप में इस अनुच्छेद पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 23 को संशोधित रूप से संविधान का अंग बना लिया जाए। तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया संविधान सभा के द्वारा। अनुच्छेद 23 संशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया गया। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं सज्जनों बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा बृहस्पतिवार 9 दिसंबर सन 1948 को प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके पश्चात सभा बृहस्पतिवार 9 दिसंबर सन 1948 के प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, हम 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ उस विषय पर चर्चा 9 दिसंबर 2023 को करेंगे। मैं आपको पहले भी इस मंच से कई बार ये स्पष्ट कर चुका हूं कि जो बातें हम रख रहे हैं, ये संविधान सभा के सदस्यों ने जो बातें रखी है उसी को रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई शब्द अगर बोला जाता है जो अब अप्रासंगिक हो गया है, या अब वो शब्द अविधिक हो गया है, या अब वो शब्द असंवैधानिक हो गया है, तो वो अलग बात है। बाकी संविधान सभा के सदस्यों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसी को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। खाली उद्देश्य हमारा यह है कि भारत के संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के सदस्यों ने क्या क्या बोला, कौन सा प्रस्ताव रखा, उस पर हूबहू चर्चा करने का यह प्रयास है। और उसके अंतर्गत कुछ बातें ऐसी हो सकती है थोड़ी बहुत जो अभी थोड़ा समय के साथ हमको अटपटा लगे, लेकिन उद्देश्य संविधान के प्रति समझ को विकसित करने का ही है। YouTube और Zoom के साथ ही इतने समय से इस बात को देख रहे हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ रही थी, उससे आपको मुझे लगता है कि संविधान को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। हमारा प्रयास केवल इतना सा है। तो हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र इस प्रकार की ये पहल कर रहा है। बड़ी जबरदस्त पहल है। 75 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ। संविधान को लागू हो गए 73 वर्ष हो गए, लेकिन एक संविधान, भारत का जो संविधान है जो कि एक एलिट डॉक्यूमेंट बना हुआ है, और संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा ने किन किन विषयों पर जो चर्चा की वो देश की आम जनता से बहुत दूर है। हम चाहते हैं कि संविधान के प्रति समझ विकसित हो, संविधान निर्माण में आई कठिनाइयों को जाने, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग हूबहू चर्चा करने का ये प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत सहयोग दिया। मैं YouTube और Zoom के साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कल सुबह वापस 7:30 बजे मिलेंगे। 9 दिसंबर 1948 की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।